नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर परमाणु संरचना की पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूं मैं, संजय वर्मा। देखते हैं, पहले हमने पढ़ा था कि महर्षि कणाद जो भारत के सबसे पहले दार्शनिक थे, उन्होंने परमाणु संरचना के बारे में बताया। भारत के दार्शनिक जिन्होंने सर्वप्रथम बार इसके बारे में बताया कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्म इकाई है। अर्थात इसके बाद अन्य भी आए अपने दार्शनिक, जैसे डेमोक्रेटिक्स आया था और भी कई आए थे, लेकिन इन्होंने लगभग सेम ही परिभाषा दी। इसके बाद आया था सर जॉन डॉल्टन ने अपने प्रैक्टिकल को निश्चित अनुपात और निश्चित द्रव्यमान के आधार पर बताया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे अपने कुछ परमाणु सिद्धांत दिया था। उसके कुछ बिंदु दिए थे कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है परमाणु है, ठीक है। एक ही पदार्थ के अंदर समान तत्वों में समान ही आकार व समान गुणधर्म वाले परमाणु पाए जाते हैं। अलग अलग तत्वों में अलग अलग गुणधर्मों वाले परमाणु तत्व पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार उससे आगे हमने पढ़ा था कि किसकी खोज किसने की थी, तो जिसमें हमने पढ़ा था ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन यानी कि थॉमसन ने की थी, लेकिन कैसे की थी वो बात आज हम बात करते हैं। तो कहते हैं कि परमाणु के अंदर भी कुछ कण पाए गए जिन्हें अपर्माणविक कण कहा जाता है। उन अपर्माणिक कणों के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे खोज हुई इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सर जे थॉमसन ने विद्युत विसर्जन नलिका ली, जिसके अंदर एक आयताकार कैथोड और एक आयताकार एनोड लिया और जिसे उच्च विभव से जोड़ दिया। तो जे थॉमसन ने उच्च निर्वात में इलेक्ट्रोडों पर हाई वोल्टता लागू करके कुछ नई किरणें प्राप्त की। ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए जे थॉमसन ने इन्हें कैथोड किरणें कहा, कैथोड रेज कहा। कैथोड किरणों के कुछ गुण हैं। क्या है गुण? एक तो ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर रही है यहाँ पर। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये प्रतिद्युति उत्पन्न करती है, और ये कौन से रंग की प्रतिद्युति उत्पन्न करती है? हरे रंग की प्रतिद्युति उत्पन्न करती है। इस पर हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रतिद्युति कहते हैं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावित होती है। कारण ये है कि ये जो कण है ये ऋणावेशित है, और आवेशित जो भी कण होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से जरूर प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो कैथोड किरणें हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट, जब ये कोई भी गैस से गुजरती है तो गैस को क्या कर देते हैं? आयनित कर देती है। ये ऋणावेशित कण है, जिन्हें बाद में जे थॉमसन ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। इसका परमाणु भार हाइड्रोजन के लगभग 1/1837 होगा। इसी प्रकार प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। उसने भी एक विद्युत विसर्जन नलिका ली, जिसके अंदर जो कैथोड लिया था वो छिद्रित कैथोड लिया था, जिसमें छोटे छोटे छेद हैं। एनोड कैथोड, इसने भी गोल्डस्टीन ने उपरोक्त नलिका में कम दाब उच्च विभव पर नई किरणें प्राप्त की, जिन्हें एनोड या धन किरणें कहा गया। इनकी भी गुण सेम थे। ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, क्योंकि इन पे प्लस आवेश है और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। प्रोटॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। इन किरणों को 1919 में प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने पहचान की। अब इसके बाद हम जे थॉमसन को और ज्यादा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और फिर बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में, देखेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्ती प्रैक्टिकल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में स्वर्ण पत्ती यानी कि सोने की पत्ती, जिसकी मोटाई हम लोग मान सकते हैं 10⁻⁻7 मीटर। जिसकी मोटाई हम मान सकते हैं 10⁻⁻7 मीटर पर अल्फा कण की बमबारी की। आपको बता दूं
कि अल्फा कण क्या चीज है। तो आपको बता दूं कि अल्फा कण जो होते हैं धनावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? धनावेशित। रियलिटी तो हम बोले तो इन्हें बोला जाता है हीलियम के द्विधनावेशित कण। हीलियम के द्विधनावेशित कण। कंपटीशन की दृष्टि से क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि अल्फा कण क्या है। तो हीलियम के द्विधनावेशित कण मतलब He2+, हीलियम के द्विधनावेशित कण। अब रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल्स को सत्य क्यों माना गया, जे थॉमसन के परमाणु को सत्य क्यों नहीं माना गया? तो आपको बताता हूँ कि इसके प्रैक्टिकल को सबसे पहले हम रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल को समझते, फिर बात करेंगे कि इन्होंने थॉमसन के प्रैक्टिकल को अमान्य कैसे घोषित कर दिया। तो बात करते हैं कि कैसे ये हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सोने की पत्ती, मैं आपको पूरा डायग्राम बनाकर बताता हूँ। मान लो ये बीच में नाभिक है जहाँ प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए गए हैं, इसके चारों तरफ ये कक्षाएं हैं, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम क्या है। मैंने कोई अंदाजे से कोई काउंटिंग नहीं की है, कोई तरीका नहीं लगाया, वैसे ही बताया है कि बीच में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करें, चक्कर। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, इन पर अल्फा कणों की बौछार की। तो जितने भी अल्फा कण डाले गए, अधिकतर अल्फा कण जो थे वो बिना मुड़े सीधे गुजर, बिना मुड़े सीधे गुजरे। अल्फा कण है ये जो हमने किसी परमाणु पर डाले हैं और वो बिना मुड़े सीधे गुजर गए। इसका मतलब तो ये था कि जहां जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सारा का सारा भाग क्या है, खोखला है। क्या है, खोखला। अब कुछ कण क्या हुए, लगभग 120 डिग्री के कोण से क्या हुए, विक्षेपित हुए। कितने डिग्री कोण से, 120 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुए। 20,000 में से एक कण ऐसा था जो जिस मार्ग पे गया टकराकर उसी मार्ग पर वापस आता है, मतलब जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस आता है। यह है रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले इसकी भाषा को सुनेंगे क्या है। 1911 में, सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर थी, अल्फा कणों की बौछार की, जिसमें से अधिकतम कण तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ कण थे जो 120 डिग्री पर विक्षेपित हुए। लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो जिस पथ पर गया वापस उसी पथ पर लौट आया, अर्थात 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आया। तो रदरफोर्ड ने इस अविश्वसनीय घटना को बताया कि यह घटना इस तरह की घटना थी जैसे कोई तोप का गोला किसी टिश्यू पेपर से टकराकर वापस लौटकर प्रेक्षक को ही जख्मी कर दिया। रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में बोला इसको। तो कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने इसके कुछ निष्कर्ष निकाले। तो इसके निष्कर्ष ये हैं कि परमाणु का अधिकतम भाग तो क्या है, खोखला, बीच वाले भाग में क्या है, धनावेशित केंद्र। अब कारण क्या है, हम लोगों ने कुछ बातें सुनी है कि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर भगाते हैं। माइनस आवेश और माइनस आवेश भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। प्लस को माइनस एक दूसरे की ओर खींचता है, माइनस को प्लस भी एक दूसरे की ओर खींचता है। मतलब बात ये आ गई कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में आगे। उन्होंने कहा कि जो भाग खोखला है, बाहर का भाग है,
उन भागों में इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं जिन्हें कक्षक या कोश कहा गया है। जिस भाग में धनावेशित केंद्रित है जो मध्य में है इसे नाभिक कहा गया, इसे नाभिक कहा गया। ये था रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल। अब बात आती है कि हम बात करते हैं जे थॉमसन कि उसका प्रैक्टिकल गलत क्यों माना। हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु का आकार जो है वो 10 की पावर -10 मीटर नैनोमीटर या है। लेकिन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि उन्होंने बोला था कि परमाणु जो है वो धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है जिसमें जहां जहां बीज धसे हुए हैं बीच में वहां क्या है, ऋणावेशन की इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से परमाणु उदासीन तो हो सकता है, लेकिन क्या ये रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल को समझा सकता है? तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर अल्फा कण भेजता हूँ तो ये सारे के सारे चिन्ह क्या है, प्लस। प्लस को प्लस यानी कि धनावेश को धनायन को या धनावेशित कण को धनावेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जितने भी रेखाएं ये सारी की सारी हमारे अल्फा कण क्या हो जानी चाहिए, वापस मुड़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ कण जो थे वो बीच में से गुजरे, अर्थात वहां का भाग खाली था। ये रदरफोर्ड का मुख्य प्रैक्टिकल था जिसमें उन्होंने बताया था। अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा का भी तो विकिरणन होगा, थकेगा वो, कभी न कभी उसकी ऊर्जा तो विकिरणित होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ये निरंतर क्या होगी, इसकी ऊर्जा में कमी होगी। अगर इसकी ऊर्जा में कमी होगी जैसे वैसे इसकी त्रिज्या भी कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा ये क्या करेगा, नाभिक से आकर टकरा जाएगा। अर्थात रदरफोर्ड किसी भी परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था, स्थायित्व को नहीं समझा पाया था। इस कमी को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी है, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया था, एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्था को भी नहीं समझा पाया था, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। अब इसकी कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास आएंगे नील्स बोर, जो कि हमारी अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें। धन्यवाद। इस वीडियो के अंत में मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको एक पिक इसके अंदर दे देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है।